गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम देखने वाले हैं अपना एक और नया टॉपिक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है। इसमें जनरली जो बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। ग्राम को कभी ग्राफ समझ लेते हैं, ग्राफ को कभी ग्राम समझ लेते हैं। मैं सारे आपको डाउट क्लियर करने वाला हूँ। देखो, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ईसीजी। ईसीजी अगर आपका मान लो ये टॉपिक वाइवा वगैरह में है तो सीधा एक एग्जामिनर के पास फेवरेट क्वेश्चन होता है, ग्राफ और ग्राम बता दो डिफरेंस। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में क्या डिफरेंस है। आप थोड़ा सा वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हो, तो अब इस चीज़ को क्लियर करके चलना। जैसे पहले मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है, एक ऐसी टेक्निक होती है जो आपकी, देखो मैं सिंपल वे पहले मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो सको। देखो, आपकी बॉडी की सरफेस पर, मतलब आपकी जो बॉडी की सरफेस है उस पर एक करंट फिल होता रहता है। जैसे आपके हाथ हो गए, पैर हो गए, तो उनमें करंट फिल होता है। करंट क्यों फिल होता है? क्योंकि आपके हार्ट के अंदर एक मसल्स होती है, और वो कौन सी मसल्स होती है? मायोकार्डियम। और जो मायोकार्डियम मसल्स होती है उसके पास एक पावर होती है ऑटोरिमिसिटी, मतलब हार्ट का कह रहा है कि सेल्फ, मतलब वो अपने आप धड़क सकता है। तो ठीक है, क्यों? क्योंकि कह रहे हैं उस मसल्स के पास एक ऐसी पावर होती है जो करंट को जनरेट कर सकती है। ठीक है। तो जो करंट जनरेट कर रही है वो आपकी बॉडी पे है, और उस करंट को इलेक्ट्रोड की मदद से, ठीक है, इस करंट को इलेक्ट्रोड की मदद से कह रहा है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाते हैं, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। देखो, जो भी कह रहा है कि आपने इलेक्ट्रोड लगाए और वो करंट को रिकॉर्ड किया, वो तो हो गया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। फिर उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो दिखाया वो क्या होगा? वो होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यानी कि इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की वजह से ही हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दिखा सकते हैं। भाई यही तो था भाई, आपकी बॉडी में जो भी करंट आ रहा था तो उस इलेक्ट्रोड की मदद से आपने उस करंट को रिकॉर्ड कर लिया। जब वो रिकॉर्ड करा तो उसको ग्राफ की फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन कर दिया, किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ग्राम की फॉर्म में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यही मैंने इसमें लिख रखा, कोई नई बात नहीं लिख रखी है। ठीक है। अब इसकी लैंग्वेज से या फिर इसके ऐसे कंफ्यूज मत होना, बस ये समझना। देखो, मैं यहाँ पर लिख भी रखा, पढ़ के सुना देता हूँ। ये टेक्निक बाय विच इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट आर रिकॉर्डेड, यानी हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को हम रिकॉर्ड करते हैं वो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के अंदर। और रिकॉर्ड या फिर रिकॉर्ड बोल दो, मतलब जो रिकॉर्ड हो गए इसको वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को दिखाते हैं। यानी जो हार्ट की कह रहे हैं जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ है उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं, जो कि करीब करीब ऐसा होता है, इस तरह से आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक। अब ये है कि जो इलेक्ट्रिकल, देखो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में एक और चीज़ समझने की, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ ऑफ हार्ट है वो किस तरह से रिकॉर्ड हुई या किस तरह से ऑब्टेन हुई। तो वही वाली बात है कि आपके हार्ट के अंदर क्या होती है, या हार्ट के पास, या हार्ट कौन सी कैर मसल से मिलकर बना होता है? मायोकार्डियम। और मायोकार्डियम में जो मसल्स होती है उसी की वजह से जो हार्ट है वो अपनी रिदमिसिटी को मेंटेन कर पाता है। क्योंकि उसके पास वो अपने आप सेल्फ प्रोड्यूस कर सकता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। और यही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है? मतलब एक लो इंटेंसिटी का करंट है जो आपकी बॉडी में फ्लो करता है। ठीक है। और जब आपकी बॉडी में करंट फ्लो कर रहा है तो आप उस करंट को पिक कर लेते हो। ठीक है। भाई जो आपकी बॉडी के सरफेस पे जो करंट फ्लो कर रहा है मायोकार्डियम की वजह से, आप इसको पिक करते हो किसकी मदद से? इलेक्ट्रोड की मदद से। अब ये इलेक्ट्रोड क्या चीज़ है भाई? ये इलेक्ट्रोड कुछ भी नहीं है। देखो, इलेक्ट्रोड मतलब टर्मिनल है, टर्मिनल के अंदर इस तरह से पॉजिटिव और निगेटिव दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, जिनकी वजह से कह रहा है कि जो आपकी बॉडी पे जो करंट है वो उसको रिकॉर्ड करेंगे। और इस इलेक्ट्रोड की मदद से इस करंट को कह रहा है कि रिकॉर्ड करने के लिए, रिकॉर्ड जो करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। अब जैसे ये रिकॉर्ड कर लिया तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा आपकी मशीन पर, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलेंगे। जैसे कि ये आ गया, देखो सिंपल सा होता है ये हमारे पास, ये पी, देन ये क्यू आर एस, देन ये टी, इस तरह से होता है। ठीक है, ज़्यादा घबराने वाली इसमें बात नहीं, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। ये पी वेव आती है, ये क्यू वेव आती है, ये आर वेव आती है, एस वेव आती है, टी वेव आती है। ये तो मैं बताऊंगा कि पी वेव क्यू आई आर एस टी, ये सब वेव मैं बताने वाला हूँ, बस थोड़ा पेशेंस रखिए। देखो, जब भी एक सिंगल होगी तो इसको हम पी वेव बोलेंगे, जब भी तीन चीज़ मिल जाएगा तो एक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, क्यू आर एस है। और एस और टी के बीच में जो भी क्या है, एस और टी के बीच में जो स्पेस है इसको हम क्या बोलेंगे? सेगमेंट बोलेंगे, एस टी सेगमेंट बोल देंगे। ठीक है। और पी आर के बीच में जो इंटरवल है, पी और आर के बीच में क्या है? एक टाइम इंटरवल है, यानी कि जो पी से आर के बीच में जो इंटरवल है उसको हम बोलेंगे पी आर इंटरवल। ठीक है, यही मैंने जनरली ये लिख रखा है। यानी पी वेव क्या दिखाता है? एट्रिया के बारे में दिखाता है, जबकि क्यू और आर एस क्या दिखाता है हमारे पास? वेंट्रिकल के बारे में दिखाता है। ठीक है, ज़्यादा इसमें आपने पढ़ रखा होगा, इसमें कुछ है नहीं, अभी मैं आपको समझाऊंगा, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। वेव ऑफ नॉर्मल ईसीजी। नॉर्मल ईसीजी में क्या कौन कौन सी वेव होती है? पी वेव होती है, क्यू वेव होती है, आर वेव होती है, एस वेव होती है। ठीक है, देखो ये इस तरह पी वेव हो गई, देन ये क्यू वेव हो गई, देन ये आर वेव हो गई, देन ये एस वेव हो गई, देन ये टी वेव हो गई। तो यही तो वेव है, पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव एंड टी वेव। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कौन कौन से? क्यू आर एस, तीनों मिलकर कॉम्प्लेक्स बना देंगे।
और इंटरवल क्यू टी इंटरवल, क्यू और टी के बीच में कितना इंटरवल है, ठीक है। इंटरवल का मतलब है समय, यानी कि जब क्यू वेव से लेकर जब टी वेव तक आई उसके बीच में कितना समय लग गया। अब आती है सेगमेंट, सेगमेंट जैसे कि एस टी, मतलब जो इतना सेगमेंट है तो ये क्या होगा एस टी सेगमेंट, एस टी सेगमेंट और क्यू टी इंटरवल, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो एक यहाँ पर पॉइंट है जो आप अभी केवल समझ लेना कि जो वेव ऑफ ईसीजी रिकॉर्डेड बाय लिम्ब लीड सेकंड कंसीडर टिपिकल वेव। तो लिम्ब देखो, यानी जो आपको ईसीजी रिकॉर्ड होती है वो कौन से लीड की वजह से होती है, सेकंड लीड की वजह से होती है। अब ये सेकंड लीड क्या है वो तो अभी हम बताएंगे, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ी देर में इसको बताने वाले हैं, बस अभी के लिए आप ध्यान रख लेना। अब देखो जो पी वेव है इसका क्या कारण है, मतलब जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आई तो इसका क्या कारण है। तो याद रखना यहाँ पर क्या होते हैं, इस पी वेव में क्या होता है, यहाँ पर क्या करता है एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर क्या करता है एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये पी वेव का क्या कारण है कि एट्रियम की कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से मशीन में क्या आएगी पी वेव। यदि एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो मशीन में पी वेव दिखेगी, यदि एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा तो मशीन में पी वेव भी नहीं दिखेगी। आपको पी वेव दिख गई मशीन में ग्राफ में तो आप कहोगे, मशीन मतलब जो ग्राफ में आपको दिख रहा है तो आप कह दोगे हाँ एट्रियम तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट को एक और भाषा में बोलते हैं डीपोलराइजेशन, यानी ये भी कॉन्ट्रैक्शन ही होता है। इसको अभी के लिए छोड़ दीजिए, नोट अभी बताता हूँ। फिर हम बात करते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या दिखाते हैं ग्राफ में कि वेंट्रिकल डिपोलरेशन, यहाँ पर कह रहा है कि वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, ठीक है। जो क्यूआरएस है ये दिखाते हैं वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। जब अभी आप कोई ग्राफ देखते हो तो इस ईसीजी वाले ग्राफ में आपने क्या देखा कि पी वेव क्या दिखा रही है कि एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, जबकि क्यूआरएस वेव क्या दिखा रही है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर गई है। तो आपने कहा सर एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट क्या, तो एट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद एट्रियम का रिलैक्सेशन भी तो होना चाहिए। तो याद रखना जो एट्रियम का रिलैक्सेशन है वो ईसीजी में नहीं दिखाई देता, एट्रियम का रिलैक्सेशन ईसीजी में नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो एट्रियम का रिलैक्सेशन नहीं दिखाई देगा तो उसके बाद वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, वेंट्रिकल का डीपोलरेशन, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो गया। और एक और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के अंदर ही, मतलब जब वेंट्रिकल का कह रहा है कॉन्ट्रैक्शन होता है उसी के दौरान ही तो कह रहा है कि एट्रियम का रिलैक्सेशन होता है। भाई जब भी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उस टाइम में जो भी टाइम बचता है तो उसका एट्रियम का क्या होता है रिलैक्सेशन होता है। तो इसी के अंदर यानी जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसी के अंदर क्या होता है एट्रियम का रिलैक्सेशन होता है, जो कि ईसीजी में नहीं दिखाई देता है। तो अब इस पॉइंट को देखो कि एट्रियम का जो डायस्टॉल है वो ईसीजी में नहीं दिखाई देता, ठीक है, आपने ध्यान रखना। तो पी वेव में क्या हुआ एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, क्यूआरएस वेव क्या दिखा रही है, क्यूआरएस वेव दिखा रही है यहाँ पर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है। फिर आता है हमारे पास टी सेगमेंट। टी सेगमेंट में क्या होता है कि वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन, मतलब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वेंट्रिकल क्या होगा रिपोलराइजेशन, यानी वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे, ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक। अब हम बात करते हैं पी आर सेगमेंट की। पी आर सेगमेंट क्या है, देखो ये पी सेगमेंट है, ये आर सेगमेंट है, ये पी और आर इतने सेगमेंट के बीच में बात कर रहा है कि इतने बीच टाइम इंटरवल में हो क्या रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एट्रिया डिपोलराइजेशन, भाई यहाँ पर क्या हुआ था एट्रिया का क्या डिपोलराइजेशन हुआ था और क्या हुआ था एंड कंडक्टिंग, और क्या बता रहा है एंड कंडक्टिंग थ्रू एवी नोड, यानी कि जब एट्रियम देखो यहाँ पर जब एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ क्यों हुआ ऐसे नोड की वजह से ही, भाई ऐसे नोड ही तो कह रहा है इम्पल्स जनरेट करवा रहा था। तो ऐसे नोड से कह रहा है ऐसे नोड कह रहा है कि इसने तो इम्पल्स जनरेट करवा रहा था, तो इम्पल्स कहाँ पे जाएगा हमारे पास एवी नोड में। तो कंडक्टिंग सिस्टम कहाँ तक आ गया, कह रहा है कि पीआर के अंदर ही तो कह रहा है कि कंडक्टिंग सिस्टम होगा एवी नोड का। भाई अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट बताया था कि जैसे एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया यानी ऐसे नोड से कहाँ जाएगा एवी नोड पे, एवी नोड से कहाँ पर जाएगा एवी नोड से क्या बंडल पे हो जाएगा, बंडल ऑफ हीज पे जाएगा, देन राइट बंडल एंड लेफ्ट बंडल वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है। ये तो था भाई एवी नोड के बाद ही तो वेंट्रिकल के अंदर जा रहा था। तो बस यही है कि पी आर सेगमेंट यानी इतने सेगमेंट में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और ऐसे नोड के थ्रू एवी नोड तक कह रहा है ऐसे नोड एवी नोड तक कह रहा है इम्पल्स ले जा रहा है। तो ये किसके अंदर हो रहा है पी आर सेगमेंट के अंदर होता है। अब बात करते हैं क्यू टी इंटरवल में। भाई क्यू और टी इंटरवल, अब क्यू और टी इंटरवल कौन से है, यानी देखो ये यहाँ पर क्यू रहा, देखो ये रहा क्यू, फिर से बना देता हूँ, ये P, ये Q, ये R और S, ये T। Q और T देखना हमें, ये Q और ये T इस इंटरवल के दौरान देखना है, ठीक है। इस इंटरवल के दौरान क्या हो रहा है देखो भाई यहाँ पर क्या हो रहा था वेंट्रिकल कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन, और टी वेव में क्या हो रहा था वेंट्रिकल का रिलैक्शन। भाई क्यू आर एस वेव में क्या हो रहा था वेंट्रिकल का कह रहा है कि डीपोलराइजेशन, और टी वेव में क्या हो रहा था वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन। तो क्यू टी वेंट्रिकल में क्या हो रहा है वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन है वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन। अब हम बात करते हैं इन वेव के बारे में। देखो हमने वेव तो पढ़ ली, भाई पी वेव क्यों बनी क्योंकि एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्यों बना क्योंकि पी वेव क्यों बनी क्योंकि एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया, और पी क्यू आर एस क्यों बना क्योंकि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया।
और ये टी वेव क्यों बनी, टी वेव कह रहा है वेंट्रिकल के रिपोलराइजेशन दौरान बनती है। अब देखो ये तो आप ऐसा दिखा दोगे, लेकिन कुछ पॉइंट भी तो होने चाहिए एग्जाम में लिखने के लिए, तो पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिए। जैसे जब भी पी वेव के बारे में लिखोगे तो बोलोगे पॉजिटिव वेव है, पॉजिटिव क्यों है, देखो एक चीज़ मैं बताना चाहता था यहाँ पर कि जब भी कह रहा है कि इसके ऊपर मतलब इमेजिनरी लाइन ऐसे मान लोगे तो इसके ऊपर जो भी होगा पॉजिटिव और इसके नीचे होगा जो भी होगा नेगेटिव, जो आप फिजिक्स में भी ऐसे ही मानते हो। इतना ठीक है। तो पी वेव क्या बता रही है कि पी वेव पॉजिटिव वेव है, फर्स्ट वेव है। फर्स्ट वेव क्यों भाई, सबसे पहले जब आपका ईसीजी बना था, यानी जो ग्राफिकल आया था ईसीजी का कुछ इस तरह से तो आया था, यही तो आया था। तो सबसे पहले वेव कौन सी बनी, पी वेव बनी, और पी वेव ऊपर है तो पॉजिटिव भी है, पी वेव ऊपर है तो पॉजिटिव भी है। आल्सो कॉल्ड एट्रियल कॉम्प्लेक्स, इसको एट्रियल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। एट्रियल कॉम्प्लेक्स क्यों, क्योंकि एट्रिया के कॉन्टैक्ट होने की वजह से ही तो कह रहा है कि पी वेव बन रही थी। भाई ठीक है। इसका क्या कारण है कि डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रियल मसल, यानी कि जब एट्रिया की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तब कह रहा है कि पी वेव कह रहा है कि हमको ईसीजी पे दिखाई पड़ती है। ठीक है। अभी जो डिपोलराइजेशन हो रहा है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसे नोड ही, ऐसे नोड की वजह से तो हो रहा है। ऐसे नोड टू ऑल पार्ट ऑफ द एट्रियल मसल, एट्रिकल मस्कुलेचर, यानी जो एट्रिया की मसल्स है वो ऐसे नोड के थ्रू हो रहा है। भाई जब एट्रिया की मसल कॉन्ट्रैक्ट करी तो ऐसे नोड किस पे सिग्नल ले जाता है, एवी नोड पे, या डिफरेंट पार्ट जितने भी एट्रियम में वो कौन ले जा रहा है सिग्नल, ऐसे नोड ही ले जा रहा है। ठीक है। पी वेव के कह रहे कुछ पॉइंट है, पॉजिटिव वेव है, फर्स्ट वेव है, एट्रियल कॉम्प्लेक्स की वजह से हो रहा है, जो स्प्रेड होती है ऐसे नोड से एट्रियल मस्कुलेचर हर सारे पार्ट में। फिर दूसरा आता है हमारे पास क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या है, इसको हम इनिशियल वेंट्रिकल कॉम्प्लेक्स ही बोलते हैं, वेंट्रिकल कॉम्प्लेक्स ही बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इस स्टेज में होता है क्या है, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन दोनों होता है। ठीक है, सॉरी खाली वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। देखो क्यू आर एस की हम बात करें तो क्यू जो है वो निगेटिव है, आर जो पॉजिटिव है, एस जो निगेटिव है। खुद देख लो, ये पी वेव है, ये क्यू वेव है, ये आर वेव, एंड देन ये एस एंड ये टी वेव। तो क्यू वेव क्या नीचे आ रहा है तो निगेटिव हो गया, आर वेव ऊपर आ रहा है तो पॉजिटिव हो गया, जो टी वेव है वो थोड़ा सा निगेटिव नीचे एस वेव है जो नीचे आ रहा है वो भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि ये जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है जो आपको ग्राफ में दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो वेंट्रिकल की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से आपको ईसीजी में क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। ये रीजन हो गया। देन टी वेव, अब टी वेव क्या है, टी वेव पॉजिटिव वेव है। क्यों, देख लो भाई ये टी वेव क्या है, इस इमेजिन लाइन के ऊपर है तो पॉजिटिव बोल सकते हैं। इसका क्या कारण है, क्या कारण ये कुछ भी नहीं, जो वेंट्रिकल की मसल्स है वो रिलैक्स करते हैं और रिलैक्स के दौरान रिलैक्स होती है, तो कह रहा है कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम इस चीज़ में देख सकते हैं। इससे होता क्या है, इससे देखो, इससे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में अगर आपको बताने की कोशिश करूँ, देखो जब भी आपको इस तरह से दिखेगी तो इससे क्या पता लगता है, जो आपका हार्ट है वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ से पता लग गया, पी वेव को देखने के बाद पता लग गया जो आपका एट्रियम वो कॉन्ट्रैक्ट कर चुका होता है। ठीक, और क्यू आर एस वेव को क्या देख के पता लगता है, जो आपका वेंट्रिकल है वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है। और टी वेव को कह रहे हैं कि इसको देख के क्या पता लगता है, इसको देख के पता लग जाता है आपका वेंट्रिकल रिलैक्स भी कर जाता है। ठीक है, अगर वे तीनों नॉर्मल है, मतलब फिर से आई तो देन ये फिर से ऐसा ही है, तो मतलब कह सकते हो आप ठीक है, आपके बॉडी में क्या है, ठीक है, मतलब आपके बॉडी में ठीक कहने का मतलब जो आपका हार्ट है वो कह रहा है सही तरह से बीट कर रहा है। ठीक है, मतलब आपका एट्रियम वेंट्रिकल में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही कह रहा है कि मान लो ये पी वेव है, ये पी वेव इस तरह से उल्टी हो जाए तो दिक्कत होगी। अब किस किस केस में होता है, ये क्यू आर एस कह रहा है कि छोटा हो जाए। ठीक है, और एक किस किन डिजीज़ में होता है तो वो तो हम अभी नहीं देखेंगे, वो तो हमारे अगले नेक्स्ट ईयर का टॉपिक आप कह सकते हो। बस आपको इतना ध्यान रख लेना है, अगर ये पी वेव, क्यू आर एस वेव और टी वेव ये लगातार ऐसे ही अगर सेम सीक्वेंस पे आती रही तो आपके हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर इनमें से कोई भी दिक्कत आती है, पी वेव उल्टी हो जाए, छोटी हो जाए, बड़ी हो जाए, कोई सी में भी कह रहे हैं कि वेव कॉम्प्लेक्स टी में वेव में फ़र्क आता है, तो आप इसमें कहीं ना कहीं कोई डिजीज़ है हमारे हार्ट के अंदर। और कौन सी डिजीज़ है, कौन से, वो तो हम आगे पढ़ेंगे। अब यूज ऑफ ईसीजी यानी जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ग्राम का कह रहा है यूज़ क्या होता है, आपकी हार्ट रेट को मेजर करना। ठीक है, आपकी हार्ट रेट सही चल रही है नहीं चल रही है। ठीक है, देखो अगर मान लो आपकी हार्ट रेट कह रहा है कि बहुत तेज तेज चलेंगी तो ये क्या होंगी, जैसे इतनी दूर बन रहा है ना तो ये यहीं आ जाएगी, ये और पास पास बनने लगेंगी। ठीक है, पास पास बनने लगेंगी। ठीक है, और हार्ट रेट बहुत स्लो हो जाएगी तो ये थोड़ा दूर दूर बनने लग जाएगी। इस तरह से हार्ट रिदम को देखता है कि जैसे मान लो ये इतने इंटरवल पर है तो अगला भी इतने इंटरवल पे होना चाहिए, यानी जो एक कार्डिक साइकिल है वो इतने इंटरवल पर है, दूसरी भी इतने पे है, तीसरी भी। तो हम हार्ट रिदम को देख लेते हैं। एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है वो कहीं एबनॉर्मल तो नहीं, यानी एट्रियल वेंट्रिकल में कोई दिक्कत तो नहीं। पुअर ब्लड फ्लो टू हार्ट रेट, इस्केमिया, यानी कि जो ब्लड फ्लो हो रहा है हार्ट तक वो कहीं कम तो नहीं है, या पुअर ब्लड फ्लो दे सकते हैं। फिर हार्ट अटैक का भी देख सकते हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीज दे सकते हैं, हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट चैम्बर। जनरली जो भी आपको हार्ट में कह रहा है कि डिसऑर्डर है, डिजीज आए तो आप इसमें लिख देना हार्ट के बारे के, भाई हार्ट के है तो हार्ट के ही होगा सारा। इतना हो गया।
अब हम बात करते थे ईसीजी की, तो अब आ गई ईसीजी लीड। देखो ये तो हमारा यहाँ तक हो गया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में, यहाँ तक हमने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के काफ़ी अच्छा देख लिया है। अब हमें देखनी है लीड के बारे में, इन लीड के बारे में। देखो जो मैंने पहले क्या बताया था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के अंदर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के अंदर मैंने ये बताया था ना, जो इलेक्ट्रोड है ये इलेक्ट्रोड आपकी बॉडी पे लगाए जाते, बॉडी की सरफेस पे लगाए जाते हैं, और उनकी वजह से जो भी कह रहा है कि रिकॉर्ड होता है उसको हम क्या बोले, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोल देते हैं। बस ईसीजी लीड, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ईसीजी लीड बोलते हैं। मतलब इस तरह से होगा और ये इस तरह से कुछ होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड होगा और ये लीड होगी, ये इलेक्ट्रोड होगा, ये लीड होगी, और इसको आपकी बॉडी पे लगा दे जाएंगे। कहाँ कौन सी बॉडी पे लगाए जाते हैं, देखो दो तो कह रहा है कि हमारा दो तो हाथों पे लगाए जाते हैं, और एक हमारा लेफ्ट लेग पे लगाया जाता है, एंकल के पास, ठीक है। मतलब दो रिस्ट के पास, राइट एंड लेफ्ट हैंड के, एंड कह रहा है एक लेफ्ट लेग के कह रहा है कि एंकल पर लगाया जाता है, ठीक है। देखो अब ईसीजी लीड के बारे में देख लो। देखो आपकी जो बॉडी की सरफेस पर उस पर बहुत सारे कह रहा है कि एक सीरीज में इलेक्ट्रोड लगाए जाएंगे। तो पहले भी क्या कर रहे थे हम, इलेक्ट्रोड ही लगा रहे थे, तभी तो कुछ रिकॉर्ड हो रहा था, ठीक है। तो अभी यही है, ईसीजी लीड कुछ नहीं है कि आपकी जो बॉडी की सरफेस पर बहुत सारे एक सीरीज में इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं, और जो इलेक्ट्रोड, इन्हीं इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, ईसीजी लीड बोलते थे। भाई ये इलेक्ट्रोड हो गई, लीड हो गई, तो हम इसको हम क्या बोल देंगे, पूरी ईसीजी लीड बोल देंगे, ठीक है। और इस ईसीजी लीड को किससे कनेक्ट कर देंगे, तो मान लो यहाँ पर एक क्या, एक ईसीजी मशीन है, ये क्या है, मशीन है, ठीक है। इस मशीन से कनेक्ट कर देंगे। ऐसी बहुत सारी ऐसे लिगड़ी होंगी इससे, ऐसी बहुत सारी ऐसे लिगड़ी होती है। देखो ये मशीन है, ये क्या हो गया, ईसीजी मशीन हो गई। इस ईसीजी मशीन से क्या हो गया, ये लीड लगी होती है, इन लीड के ऊपर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जिनमें कह रहा है करंट होता है एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ठीक है। इस तरह से किसी में पॉजिटिव निगेटिव होता है, किसी में केवल एक ही कह रहा है कि एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है, केवल पॉजिटिव होता है, किसी में दोनों कह रहा है इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होते हैं, ठीक, वो अभी हम देखेंगे। तो इतना समझ में आया कि भाई ईसीजी लीड आपकी बॉडी की सरफेस पर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी की सरफेस पर क्या है, करंट फिल हो रहा है। तो वो करंट फिल हो रहा है, तो उसको कह रहा है कि वो इलेक्ट्रोड क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रोड को रिकॉर्ड करेंगे। वो इलेक्ट्रोड क्या करेंगे, जो आपकी बॉडी की सरफेस पर जो करंट फ्लो हो रहा है उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और इन्हीं इलेक्ट्रोड को हम क्या बोल देते हैं, ईसीजी लीड बोल देते हैं। जिसको हम किससे कनेक्ट करते हैं, ईसीजी मशीन से कनेक्ट करते हैं। किससे कनेक्ट करते हैं, ईसीजी मशीन से। जब आप ईसीजी मशीन से कनेक्ट कर लोगे तो वही आपके पास जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो दिखने लग जाएगा। अब जो इलेक्ट्रोड है उनको किस तरह से आप फिक्स करते हो, लिम्स पे। लिम्स का मतलब हैंड भी होता है और आपका लेग भी होता है, ठीक है। एक राइट आर्म पे लगाते हैं, एक लेफ्ट आर्म पे लगा देते हैं, एक लेफ्ट लेग में लगा देते हैं। देखो मैंने यहाँ पर शायद आपको रिस्ट ये बताया था ना, ये आर्म पे लगाने, कहाँ पे लगाने, आर्म पे लगाने। देखो इसके लिए सॉरी, एंग जो मैंने रिस्ट जॉइंट बताया था, रिस्ट जॉइंट पे नहीं लगाना है, आर्म पे लगाना है, ध्यान रखना। एक राइट आर्म पे, एक लेफ्ट आर्म पे, एक लेफ्ट लेग पे लगाने हैं, ठीक, इतना हो गया। फिर हम बात कर रहे थे जो ये लीड है ना, ये ईसीजी लीड है, ये जो ईसीजी लीड है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। ईसीजी लीड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक होता है बायपोलर लीड, एक होता है यूनिपोलर लीड। अब इनका क्या फंडा है बायपोलर और यूनिपोलर का। देखो बायपोलर का मतलब ये होता है जो इलेक्ट्रोड आपकी बॉडी पे लगाए जा रहे हैं ना, उनमें कह रहा है कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार का कह रहा है कि रिकॉर्डिंग करेंगे। मतलब दो प्रकार के एक तरीके से टर्मिनल होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव। और यूनिपोलर में क्या होगा, केवल पॉजिटिव होगा, और दूसरा कह रहा है कि पता नहीं क्या होता है, अनडिफरेंशिएट होता है, ना तुमको पता ना लगाने वाले को पता। बस देखो बाइपोलर लीड में कुछ नहीं होता। इसमें कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोड होता है उसमें दो प्रकार का क्या चार्ज होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, उसको हम बाइपोलर बोलते हैं। बाई का मतलब दो हो गया ना, तो इस बाइपोलर लीड को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड लिम्ब लीड बोलते हैं। इसी को बाइपोलर लीड को हम स्टैंडर्ड लिम्ब लीड बोलते थे। इसमें हमारे पास तीन प्रकार की लीड होती है, लिम्ब लीड 1, लिम्ब लीड 2 और लिम्ब लीड 3, लिम्ब लीड 3। अब मैंने एक पॉइंट बताया था आपको, लिम्ब लीड जो सेकंड है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक इसी को हम कह रहे हैं कि एक टिप देखो, यानी जो ईसीजी रिकॉर्ड हो रहा था, जो ईसीजी रिकॉर्ड होता है वो लिम्ब लीड सेकंड की वजह से होता है, ठीक है। तो ये होती है लिम्ब लीड सेकंड है। देखो ये कोई मान लो कोई ये जागता, ये कोई जिंदा पर्सन है, देखो जिंदा पर्सन जिंदा ही होना चाहिए कोई भी। ये कोई देखो इसको हम नाम दे देते हैं, कोई भी नाम दे देते हैं। एक व्यक्ति है और ये एक जिंदा व्यक्ति है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, इस जिंदे व्यक्ति में हमने कह रहा है कि ये तीन लीड लगा रहे हैं। ये तीन लीड कौन सी, स्टैंडर्ड लिम्ब लीड है, लीड 1, लीड 2, लीड 3। अब इनमें क्या होगा, दो प्रकार का चार्ज होगा, पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। तो जो दो लीड लगा दी, पॉजिटिव वाले को कह रहा है कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड में दे दिया, और कह रहा है कि इस लीड के कह रहा है जो निगेटिव करंट है इसको राइट आर्म में दे दिया, लेफ्ट आर्म में दिया, राइट आर्म में दिया, ठीक। एंड जो लीड सेकंड, इस तरह से आप देख सकते हो। तो लीड सेकंड है, इसमें जो कह रहा है कि करंट निगेटिव वाला ये राइट आर्म में लगा दी, और ये पॉजिटिव इसमें लगा दी, ठीक है। ये कि मतलब दो इलेक्ट्रोड है, मतलब ये इलेक्ट्रोड ही तो लगा रहे हैं। अब भाई
देखो ये एक लीड बन हो गई, ठीक है, ऐसे एक लीड बन हो गई। तो इस लीड बन से कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रोड निकाले गए, 2 इलेक्ट्रोड इस तरह से निकाले गए, इस तरह से 2 इलेक्ट्रोड निकाले गए। एक कह रहा है कि इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज था, एक पे नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज वाले को कह रहा है कि जो लीड फर्स्ट का है उसको लेफ्ट आर्म पे लगाया गया और निगेटिव चार्ज वाले को राइट आर्म पे लगाया गया। और लीड सेकंड है, उसका जो निगेटिव चार्ज है राइट आर्म पे लगाया गया और इसका पॉजिटिव चार्ज को लेफ्ट लेग पे बताया गया, ठीक है। और लिम जो थर्ड है उसके पॉजिटिव चार्ज को कह रहा है लेफ्ट आर्म पे लगाया गया और इसके निगेटिव चार्ज को इस पे लगाया गया, पॉजिटिव चार्ज को इस पे लगाया गया, ठीक है। समझ रहे हो? बस अब आपको क्या ध्यान रख लेना है कि राइट आर्म पे दोनों नेगेटिव आ गए हैं और लेफ्ट आर्म पे दोनों पॉजिटिव आ गए हैं। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब पहले दोनों नेगेटिव, दूसरे पे दोनों पॉजिटिव एंड थर्ड पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो आराम से आप कह रहे हैं कि कोई भी लगा सकते हो आप सीधा। आप क्या करोगे, आप जब भी कह रहा है कि लिखोगे ना पेपर में, तो आप इनको डिनोट कर देना, फिर लीड 1 लिख देना कि लीड 1 को कह रहा है कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसको आप राइट आर्म से कनेक्ट करते हो, जो नेगेटिव है इसको इससे कनेक्ट करते हो। आप लिख सकते हो, डायग्राम में बना दोगे तो आपको एक अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर बोलते हैं तो 2 लिम्स आर कनेक्टेड, मतलब इसमें क्या करते थे, एक लीड से दो लिम्स को कनेक्टेड करते हैं। 2 लिम्स मतलब कह रहा है कि या एक हाथ एक पैर हो गया या एक पैर एक हाथ हो गया, ठीक है। बोथ इलेक्ट्रोड है एक्टिव इलेक्ट्रोड, ये 2 इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है, दोनों ही कैसे एक्टिव इलेक्ट्रोड है। कहने का मतलब है एक लीड पॉजिटिव होगी तो एक लीड निगेटिव होगी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, एक्टिव रिकॉर्डिंग है, यानी जो दोनों इलेक्ट्रोड है वो एक्टिव रिकॉर्डिंग करते हैं। एक्टिव रिकॉर्डिंग इसलिए करते हैं क्योंकि जो दोनों इलेक्ट्रोड है ना, जो आपकी ईसीजी आ रही है, यानी जो मशीन में जो ईसीजी आ रही है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आ रहा है, वो दोनों इसमें हेल्प करते हैं। यानी जो मशीन में ये वाला जो आपका ग्राफ आ रहा है ना, तो इसमें ये दोनों हेल्प कर रहे हैं, यानी पॉजिटिव वाला भी नेगेटिव वाला भी, ये दोनों इलेक्ट्रोड है वो हेल्प कर रहे हैं कह रहा है आपको ईसीजी ऑप्ट ऑन करने में। इसलिए इसके जो दोनों इलेक्ट्रोड कैसे एक्टिव रिकॉर्डिंग करते हैं। मान लो केवल पॉजिटिव ही होता जो आपको ईसीजी ऑप्टेन करने में हेल्प कर रहा है, तो हम क्या बोलते हैं हम बाईपोलर की जगह क्या बोलते हैं, यूनिपोलर लीड बोलते हैं। तो बाईपोलर का समझ में आ गया। बाईपोलर लीड का मतलब ये है कि जो दोनों इलेक्ट्रोड है वो दोनों हेल्प करते हैं ईसीजी को अपटर्न करने में। और जो यूनिपोलर लीड का मतलब क्या होता है, यूनिपोलर लीड का मतलब होता है केवल एक ही इलेक्ट्रोड हेल्प करता है आपकी ईसीजी को अपटर्न करने में। ईसीजी कहाँ पर अपटर्न, जो आपने भाई देखा था ना, ये वाली जो देखी थी, अरे भाई देखो ये जो देखी थी, ये जो दिख रही थी, इसको हेल्प करने में केवल एक इलेक्ट्रोड मदद करे तो यूनिपोलर, अगर दोनों इलेक्ट्रोड मदद करे तो बाईपोलर। कुछ भी नहीं है, ये थ्योरी से ज़्यादा आपको कब समझ में आएगा, जब आप इसको करोगे भाई। जब भी आपके कोई पेशेंट आएगा, जब भी पेशेंट के आप कह रहे हैं कि ये लीड लगाओगे, वैसे जनरली क्या करते हैं नर्स वगैरह इन लीडों को लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जब प्रैक्टिस के दौरान आप भी लगाओगे तो आपको ये सब पता लग जाएगा। जिसमें एक इलेक्ट्रोड एक्टिव इलेक्ट्रोड है जिसको हम पॉजिटिव बोल देते हैं, और दूसरा क्या है उसका पता ही नहीं, जिसको हम नेगेटिव मान लेते हैं, बस पता है नहीं पर वो कौन सा है, ठीक है। 2 प्रकार की यूनिपोलर लीड होती है, एक होता है यूनिपोलर लिम्ब लीड, मतलब लिम्स में लगाने की, एक होती है यूनिपोलर चेस्ट लीड। लिम्स का मतलब हाथ पैरों में दोनों में लगा सकते हो, और यूनिपोलर चेस्ट लीड का मतलब केवल इसको चेस्ट में लगाओगे। देखो अब बात करते हैं यूनिपोलर लिम्ब लीड की। इसका मतलब यूनिपोलर का तो मैं मतलब समझा चुका हूँ, केवल एक ही इलेक्ट्रोड कह रहा है कि हेल्प करता है इस चीज़ को ऑप्टर्न करने में, ठीक है। एक्टिव इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द लिम्ब, कि एक्टिव इलेक्ट्रोड कह रहा है कनेक्टेड कर जाता है वन ऑफ लिम्ब से। मतलब केवल एक्टिव इलेक्ट्रोड, मतलब देखो यूनिपोलर में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड एक्टिव होता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोड एक्टिव होता है तो केवल एक ही लिम्ब में से लगा सकते हो, या तो आप पैर में लगा लो या हाथ में लगा लो, दूसरे वाले हाथ में लगा सकते हो, ठीक है। जो इनडिफरेंशिएट इलेक्ट्रोड है, इस इनडिफरेंशिएट इलेक्ट्रोड क्या करोगे, आप दूसरे जो 2 लिम्ब बचे भाई करते क्या हो आप, जैसे कोई पर्सन है, देखो ये है कोई चंकी मंकी जो भी है, तो एक के इसमें लगाओगे, एक के इसमें लगाओगे और एक के इसमें लगाओगे, ठीक है। मान लो इस वाले में आपने पॉजिटिव लगा दिया, तो इन 2 में क्या लगाना पड़ेगा, जो इनडिफरेंशिएट वाला है। तो यही तो होता है, 3 प्रकार का होता है। एक होता है AVR लीड, AVL लीड एंड AVF लीड। AVR लीड का मतलब ये है, आर से समझो राइट आर्म में, यानी जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है उसको राइट आर्म में लगाओगे। बचे कौन, 2 बचे भाई, आपने राइट आर्म में लगा दिया, मान लो राइट आर्म में लगा दिया, तो लेफ्ट आर्म बची, लेफ्ट लेग बची, तो लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग। अब AVL का मतलब होता है लेफ्ट आर्म में, यानी कि जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है वो लेफ्ट आर्म में लगा दिया आपने इसमें लगा दी, तो बचे कौन, ये दोनों बचे, यानी कि राइट आर्म और लेफ्ट लेग बचा, तो राइट आर्म और लेफ्ट लेग बचा। अब AVF मतलब फुट में लगा दी, अगर आपने पैर में लगा तो ये 2 बचे, राइट आर्म और लेफ्ट आर्म बचे, ठीक है। तो इस तरह से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसको बनाओ मत, बहुत सिंपल है। फिर आता है यूनिपोलर चेस्ट लीड। अब यूनिपोलर चेस्ट लीड में क्या होता है, चेस्ट लीड को हम कह रहे हैं 5th लीड भी बोल देते हैं, या इसको हम क्या बोल देते हैं, पैराकार्डियल चेस्ट लीड, क्योंकि इनमें क्या करते हैं जो लीड होती है ना उसको चेस्ट पे लगा देते हैं, ठीक है।
अभी दो प्रकार का है, एक इंडिफरेंशिएट इलेक्ट्रोड और एक होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड। जो इंडिफरेंशिएट इलेक्ट्रोड मतलब जो उसका पता नहीं है, उसको तो हम किससे कनेक्ट करते हैं, लिम्ब से, लेफ्ट आर्म से, लेफ्ट लेग से और राइट आर्म से, ठीक है। और एक्टिव इलेक्ट्रोड को किससे कनेक्ट करते हैं आप, आपकी क्या देखो, आपकी जो चेस्ट होती है ना, आपकी जो चेस्ट होती है, आपकी जो चेस्ट होती है उस पर कह रहा है कि 6 पॉइंट्स होते हैं, 6 पॉइंट्स होते हैं, ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम V1 V2 V3 V4 V5 एंड V6 के नाम से जानते हैं। इनके ऊपर क्या करते थे, इन लीड को लगा देते हैं, तो इलेक्ट्रिक लीड को लगा देते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिपोलर चेस्ट लीड। अब ये पॉइंट कौन कौन से होते हैं इसको डिटेल में जानने की हमें ज़रूरत नहीं है, बस हमको याद रखना है कि यूनिपोलर चेस्ट लीड में क्या होते हैं, 6 पॉइंट्स होते हैं, जिनमें कह रहा है कि चेस्ट के ऊपर इन 6 लीड को लगाते हैं, जब जब जाके कह रहा है आपकी ECG ऑब्टेंड होती है। आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू गाइज।